नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कृषि सह व्यवसायों में बात करें बैकयार्ड मुर्गी पालन की, तो इसे किसान कम खर्च में आसानी से पालकर अच्छी आमदनी ले सकते हैं। परंतु बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए अच्छी नस्लें कौन कौन सी है और किसान इनका पालन किस प्रकार से करे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रमेश कुमार। फीड में इनका जो भी घर का वेस्ट है वो इनको खिला सकते हैं। और ये जो डेमोस्ट्रेशन यूनिट है, इसका मेन मकसद जो है वो किसानों के यहाँ छोटे लेवल पे यानी घर के पिछवाड़े जो मुर्गी पालन है उसको बढ़ावा देने की एक कोशिश है, जिसके अंतर्गत फार्मर 10 मुर्गियों से लेकर के 20, 25, 50 मुर्गियों तक रख सकता है। और जो घर का जो वेस्ट होता है, जो भी सब्जी है आपकी और जो पत्तियां हैं या जो हरा चारा जो किसान बीजते हैं वो भी ये बड़ी आसानी से खा लेती हैं, जिससे कि इसकी लागत है वो कम आती है। आज के समय में हर किसान चाहता है कि आमदनी बढ़े और इसके लिए बैकयार्ड मुर्गियों की कई उन्नत नस्लें आ चुकी हैं, जिन्हें किसान बहुत कम स्थान, समय एवं लागत में पालकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वे कौन कौन सी हैं बैकयार्ड मुर्गियों की नस्लें, आइए जानते हैं। इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे छोटा सा एक अपना जो बाड़ा या खुड्डा है वो किसान रख सकते हैं। लगभग इसको वैसे 2-2.5 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। बैकयार्ड पोल्ट्री का कंसेप्ट है। जो छोटे लेवल के किसान हैं वो अपने जो भी फार्म पे, खेत में ट्यूबवेल है वहाँ पे इनको आसानी से रख सकते हैं। घर के पिछवाड़े भी इनको रख सकते हैं। बैकयार्ड मुर्गियों को शिकारी जानवरों और अधिक गर्मी एवं सर्दी से बचाने के लिए आवास की व्यवस्था करना जरूरी होता है। आवास बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर बनाएं। आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए। लगभग 5-6 घंटे किसान है वो इसको बाहर खुले में छोड़ते हैं, तो रात को ही लगभग इसको बंद करते हैं, तो इसको कम जगह की आवश्यकता होती है। और दिन में खुले में जैसे बाहर कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं या जो किसान हैं वो पशु रखते हैं, उनके जो भी चिंचड़िया वगैरह है, पीसू जो भी लगते हैं वो भी ये खा लेती हैं। तो एक पशुओं को बाह्य परजीवी होती हैं, उसका नियंत्रण में भी एक काफ़ी हद तक काम करती है। किसान भाइयों, बैकयार्ड मुर्गी पालन से अधिक एवं अच्छी आय मिले, इसके लिए मुर्गियों के लिए संतुलित आहार प्रबंधन के साथ साथ सही देखरेख भी करनी होगी। परंतु इसे कैसे करें, आइए जानते हैं। फीड पे किसान है वो खर्चा कम कर सकता है। अगर अपने जैसे घर में अपना हरा चारा है, रिज का है, या जो घर का सब्जियों का वेस्ट है वो सारा डाल देता है, तो इसकी जो लागत है वो लगभग आधी रह जाती है। तो इससे दोनों है, इनकम जो घर में महिलाएं हैं वो इनको आसानी से रख सकती है। अलग से इनकी कोई लेबर की आवश्यकता नहीं होती है। और उसी जो खेतीबाड़ी का काम है उसी के साथ में किसानों को एक्स्ट्रा इनकम है वो इन मुर्गियों से मिल जाती है। लगभग एक किसान अगर 100 मुर्गियां रखता है तो उसका जो 100 मुर्गियां अगर लेके आता है तो उसमें क्या है कि लगभग 50 मुर्गे आते हैं और 50 मुर्गियां आती हैं। तो मुर्गे जो किसान है वो इसको बेच देता है, तो 3 महीने में ये 2 किलो के जाते हैं। और जो इनकी उम्र बढ़ती है उस हिसाब से इनका वजन बढ़ जाता है। तो ये करीब आपके मतलब 400-500 से लेकर के 700-800 तक का एक मुर्गा आराम से बिक जाता है। तो एक साल में अगर किसान जो है वो 50 मुर्गे बेचता है तो लगभग 40-45 हज़ार रुपये इन मुर्गों से कमा सकता है। इसके अलावा जो 50 मुर्गियां हैं वो करीब 7.5 हज़ार अंडे देती हैं। 150 एक मुर्गी के हिसाब से अपन कैलकुलेशन करें और 10 रुपये भी अपना माने एवरेज गर्मी और सर्दी दोनों लगा करके, तो लगभग 70-75 हज़ार रुपये के उनके अंडे बिक जाते हैं। तो एक साल में लगभग 1.5 लाख के लगभग उनको जो है वो इनकम हो जाती है। और उसमें करीब 30-35 हज़ार रुपये उनके जो फीड के ऊपर खर्चा आ जाता है। तो इस हिसाब से अगर किसान इनको मेंटेन करें और तो 1 लाख के लगभग इनको जो शुद्ध आय है वो हो जाती है। इसके बाद में लगभग ये मुर्गियां जो हैं
2-2.5 साल तक किसान को रखनी चाहिए। उसके बाद में क्या है कि इनका उत्पादन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो उसके बाद में जो ये मुर्गियां हैं वो उनको निकालनी पड़ती हैं। तो ये लगभग 500 450-500 रुपये एक नग यानी एक मुर्गी के हिसाब से वो बेच देते हैं। तो वो उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। तो ये छोटे किसानों के लिए या जो मध्यम किसान है उनके लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। हमारे जिन किसानों ने दाने हेतु धनिया की खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था के लिए खेतों में खड़ी है और इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी कार्यों का किया जाना जरूरी है। तो कौन कौन से हैं वे जरूरी कार्य, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CS पांडे। धनिया की खेती के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि इस समय आप सब धनिया की फसल से पत्तियों को तोड़ तोड़ करके मार्केट में बेच रहे हैं, तो यदि अगर आपको धनिया की फसल बीज के लिए लेना है तो हम सलाह देना चाहेंगे कि आप अब पत्तियों को मार्केट में बेचना बंद करें, अब इसको बढ़ने दें। किसान भाइयों, दाने हेतु लगाई गई धनिया की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हुए सही समय पर सिंचाई कर फसल को पाले के प्रभाव से कैसे बचाएं? आइए जानते हैं। जहाँ तक खरपतवार की बात है तो खरपतवार यदि हालांकि आपने बहुत पहले ही शुरुआत में ही खरपतवार का नियंत्रण कर लिया होगा, यदि कहीं दिखता है आपको कि बीच में खेत में कहीं खरपतवार आ रहे हैं तो उनको आप उखाड़ लें या खुरपी से निराई उड़ाई कर दें उसकी। उसके बाद फिर यहाँ ये भी ध्यान देना ये है कि जब आप बीज के लिए फसल की तैयारी कर रहे हैं तो पौधे की जो दूरी है अगर बहुत घना है तो उसको आप थोड़ा दूर कर दें, करीब 45 सेंटीमीटर दूरी पे आप पौधे को लगा दें, बना दें, उसकी डिस्टेंस मेंटेन कर दें। प्रजाति के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसी उसकी बढ़वार हो, जैसी उसका फैलाव हो। जैसा कि पत्तियां इस समय आप तोड़ चुके थे तो पर्याप्त पानी उसमें दे दें फसल में। सिंचाई में आपको बस ये ध्यान देना है कि खेत में जो नमी है वो पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, बहुत ओवर इरिगेशन भी नहीं करना है ना बहुत ज़्यादा सब मतलब ऐसा भी स्थिति ना हो कि पानी की कमी हो जाए। पानी की कमी होने से एक तो फसल पे पाले वगैरह का भी प्रभाव पड़ जाता है, दूसरी चीज़ ये है कि उसकी पर्याप्त ग्रोथ जो है या वनस्पति वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती है। साथ साथ जो ये एडवर्स क्लाइमेट है या विपरीत परिस्थिति है, जैसे सब मान लीजिए कि पाला पड़ गया, तो पाला पड़ने की दशा में भी आपको ये ध्यान देना है कि पाले से फसल की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। उसके लिए पाले की आशंका होने पे आप पर्याप्त सिंचाई कर दें और दूसरी चीज खेत के चारों तरफ धुआं कर देंगे तो पाले का प्रभाव कम देखा गया है। किसान भाइयों, दाने हेतु लगाई गई धनिया की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें? आइए जान लेते हैं। जब बात हम सीड प्रोडक्शन की करते हैं, बीज उत्पादन की करते हैं, तो पादप सुरक्षा की बात कर ली जाए, खेत में धनिया के खेत में देखी गई है माहू का प्रकोप बहुत कभी कभी देखा गया है। तो कीड़ों से सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। जैसा कि माहू छोटे छोटे होते हैं, भूरे हरे भूरे से लेकर के कई रंग के होते हैं और बहुत पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो शुरुआती अवस्था में ही आप इसको कंट्रोल कर दीजिए, नहीं तो ये बहुत व्यापक हानि पहुंचाता है। तो इसके लिए जैसे इमिडाक्लोरोपिड है 4.5 ml प्रति पंप यानी 0.3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर देंगे तो जितने ये रस चूसक कीट है ये इसका नियंत्रण प्रभावी तरीके से हो जाएगा। हम बात करेंगे कुछ प्रमुख रोग व्याधियों की जो कि धनिया के खेत में देखने को मिलती है। उसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है जिसको भभूतिया रोग बोलते हैं। भभूतिया रोग का बहुत व्यापक रूप से असर देखा गया है धनिया में और इसकी मेन पहचान ये है, बिल्कुल पत्तियों पे शाखाओं पे ये पाउडर नुमा जो है भूरे रंग का पाउडर नुमा जो है पाउडर जम जाता है। इसका सबसे अच्छा उपचार ये है कि जैसे शुरुआत में आपको लक्षण दिखाई दे, आप डेटेबल सल्फर 0.2% यानी 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से जो है आप इसका स्प्रे कर दें और इससे इसका प्रभाव नियंत्रण हो जाएगा। अब एक रोग आती है, कभी कभी देखा गया है ये बिल्टिंग की भी समस्या है और बिल्टिंग जैसा कि आप जानते हैं कि इसको गांव में उखरा रोग बोलते हैं। ये बीज पैच में आते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आते हैं। पता लगा कि पौधा आपका बीज ऊपर से नीचे सूख रहा है
तो ऐसे में आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो उखरा रोग होता है बीज जनित भी होता है और मृदा जनित भी होता है। तो चूंकि अब आप बीज का तो उपचार कर नहीं सकते हैं और मृदा का भी उपचार नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छे जो उपाय है ट्राइकोडर्मा, आप जो है 5 किलो अगर ट्राइकोडर्मा दे करके 50 किलो गोबर खाद में मिलाकर इसको आप डाल दें तो इसका उठा का नियंत्रण हो जाए, प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। इन दोनों प्रमुख बीमारियों के अलावा डाउनिंग मिल्ड्यू का भी प्रकोप देखा गया है। तो डाउनिंग मिल्ड्यू का जो ये जनरली क्या होता है, जैसे डाउनी नाम है, पत्तियों के नीचे से झुलसा हुआ सा लगता है, ये गलन टाइप का बना रहता है। तो इसको डाउनिंग मिल्ड्यू के लिए आप डाइथेनियम 45 है, डाइथेन J78 है, इसका 0.3% यानी 3.3 ml पर लीटर या 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इस दवा का छिड़काव करेंगे तो डाउनिंग मिल्ड्यू का प्रभावी तरीके से नियंत्रण हो जाएगा। आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो आपको अच्छे उत्पादन के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता का बीज भी आपको मिलेगा। धन्यवाद।